गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुड़िए और समझिए पर। दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा क्या कहना चाहती है? गए वो दिन है गया सवेरा, जाने कहाँ है मेरा बसेरा, सीने में कहीं छुपा लो, अब तो मुझे बचा लो। तो हिंदी भाषा को बचाते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। क्या पढ़ेंगे? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर आज हम लोग शब्द भेद पढ़ेंगे। रचना या बनावट के आधार पर इसको ये भी कह सकते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या संरचना भी कह सकते हैं। संरचना के आधार पर शब्द है। अब इसमें देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें होता है रूढ़, यौगिक और तीसरा होता है योगरूढ़। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योगरूढ़ किसे कहते हैं। दोस्तों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जिसका कोई निश्चित अर्थ है। हाँ, तो हम देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, वैसे शब्द जिसको कि खंडित नहीं कर सकते हैं। अगर हम खंड करेंगे तो 2 सार्थक शब्द हमको नहीं मिलेंगे, यानी जो सार्थक ध्वनि से बनी रहती है वो रूढ़ नहीं हो सकता है। रूढ़ शब्द के कोई निश्चित अर्थ होता है। रूढ़ शब्द के सार्थक खंड ना हो सके तथा किसी और सार्थक शब्द के योग से ना बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लिख दिए सीता, मोर, किताब इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनको कि सार्थक टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। यहाँ इसका डिटेल देखते हैं। इसको टुकड़ों में बांट कर देखेंगे। सी ता, सी का भी कोई अर्थ नहीं है, ता का भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये क्या है? रूढ़। मोर में देख लेते हैं, मोर, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, क्योंकि ये था की हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं पंडे, गीता व, इसका कोई अर्थ होगा? नहीं, और न इसी का अर्थ होगा। फिर इसको देख लेते हैं कि
ताप। ताप का भी कोई अर्थ नहीं दिखा और घी का भी नहीं दिखा। अलग अलग इसको एक बार और करते हैं कि ताप। 3 टुकड़ों में बांट करके देखें तो भी हमें कोई अर्थ नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात ये क्या है, रूढ़ शब्द है। यानी कि जिनको सार्थक टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं वही हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द की कोई निश्चित अर्थ जरूर होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा हमारा बचा। पहला हम देखें रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारा क्या, देखते हैं यौगिक। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, किसी के योग से जुड़ा हुआ, किसी के योग में इस शब्द की प्राप्ति हुई है। जैसे कि यौगिक, नाम से ही कंफर्म हो रहा है, यानी कि जब 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनते हैं उसे ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान देते हैं यौगिक शब्द के परिभाषा में। यौगिक शब्द जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से बने होते हैं तथा उन्हें सार्थक खंडित कर सकते हैं। उन्हें सार्थक खंडित कर सकते हैं। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। दोस्तों, यहां ध्यान देंगे, कई शब्दों के माध्यम से होता है। कभी क्या होता है कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, फिर संधि के साथ भी होता है और समास की सहायता से भी शब्दों का योग होता है। अब यहां देखते हैं यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से की जाती है। अब ये निम्नलिखित विधियां कौन सी हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 4 प्रकार की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है प्रत्यय के द्वारा, दूसरा है उपसर्ग के द्वारा और तीसरा है संधि के द्वारा, चौथा है हमारा समास के द्वारा। ध्यान देंगे, जब शब्द बनते हैं तो बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं। बहुत सारी में हमको 4 दिखाई दे रही हैं। कौन कौन? प्रत्यय के द्वारा ही, उपसर्ग के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रत्यय के द्वारा कैसे होता है। जैसे श्रम, ये ध्यान देंगे, आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जुड़ता है। तो श्रम मेरा मूल शब्द हो गया, श्रम में एक प्रत्यय जोड़ दिए, एक नया शब्द आ गया मेरे सामने, क्या? श्रमिक। और ये 2 सार्थक खंड भी हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका श्रम का मेहनत यह हमको अर्थ भी दिखाई दे रहा है और एक प्रत्यय जुड़ा है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि प्रत्यय के द्वारा ही एक शब्द बना है। अब आते हैं उपसर्ग के द्वारा कैसे बनता है। जैसे लिख दिए और प्लस गुण। देखिए, प्रत्यय पीछे जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। ऐसे ही याद कर लेना है, आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय। अब ध्यान देंगे, उपसर्ग में और प्लस गुण, ये हो गया अवगुण। क्या हो गया? अवगुण। एक में 2 शब्द मिले यहाँ पर और एक हमको शब्द कंफर्म दिखाई दे रहा है अवगुण। ये भी क्या हो गया कि उपसर्ग के द्वारा एक शब्द तैयार हुआ। अब आते हैं संधि के द्वारा। संधि के द्वारा जैसे गण प्लस ईश। गण एक अलग शब्द है, ईश भी एक अलग शब्द है, दोनों की संधि हुई यहाँ पर अ प्लस ई की जब संधि हुई तो ए बना। ठीक है, संधि जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि कैसे इसका
इस वर्ण का योग होकर के और एक नया वर्ण तैयार होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि शब्द संरचना होता कैसे है। तो गण प्लस ईश बराबर एक नया शब्द आ गया, क्या हो गया? गणेश। तो ये हो गया सही है राजा का पुत्र। अब यहाँ 3 शब्दों का योग हुआ है और क्या बना है? राजपुत्र। तो ये हुआ है हमारा समास के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से होती है। कितनी विधियों से होती है? तो ये 4 विधियों से होती है, प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। यहाँ हम लोग प्रत्यय विधि से किए, यहाँ हम लोग उपसर्ग विधि से किए, यहाँ संधि विधि से, और लास्ट हमारा आ गया समास विधि से। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देख रहे थे? यौगिक शब्द। तीसरा हमारा आता है कौन सा? योग रूप। अब तीसरा हमारा आता है कौन सा शब्द? तो योग रूप। योग रूप में दोस्तों क्या होता है कि शब्द योग के साथ रूढ़ भी होते हैं, यानी 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है और एक अपना अर्थ न देकर के किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है, वही योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो उसे योग रूढ़ क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे, योग रूढ़ कहते हैं। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि किसे योग रूढ़ कहते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं लंबोदर यानी लंबे उदर वाला। अब यहां पर लंबे उदर किसको कर रहा है? किसी निश्चितता को बता रहा है और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? गणेश की तरफ। तो यहां पर ये एक विशेष अर्थ प्रदान किया और ये योग रूढ़ के अंतर्गत आया। अब आते हैं योग रूढ़ की पहचान कैसे होती है। तो 2 शब्द योग होकर के वो रूढ़ होते हैं कब? किसी निश्चितता की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिए गजानन, दशानन। इसमें किसी तीसरे का बोध हो रहा है। इस तरह के जहां शब्द दिखाई देते हैं वहां पर योग रूढ़ होता है। अब यहां देख सकते हैं जैसे कि हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में भी किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। हमेशा ध्यान देंगे कि बहुव्रीहि समास को छोड़ करके सारे समासिक शब्द यौगिक होते हैं। बहुव्रीहि समास को छोड़ करके सभी शब्द यौगिक होते हैं और बहुव्रीहि समास योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना।